everyone. Welcome back to Let's Practice Together with Vishali. लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सॉल्यूशन चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 1 to 15 कवर किए थे और आज की वीडियो में हम लोग कवर करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16 to 30। आज जो हम क्वेश्चंस कवर करेंगे वो क्वेश्चंस बेस्ड होंगे आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के ऊपर, प्लस जो हमने रोल्स लॉ पिछले वीडियो में कवर किया था तो उन्हीं को कंपाइल करते हुए ये क्वेश्चंस रहेंगे। क्वेश्चंस की तरफ पढ़ने से पहले हम एक बार क्विकली रिकॉल कर लेते हैं कि आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में हमें क्या पता है। तो आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में द फर्स्ट पॉइंट इज कि वो रोल्स लॉ को ओबे करते हैं। तो जो भी सॉल्यूशन रोल्स लॉ को ओबे करेंगे दे आर नोन एज आइडियल सॉल्यूशंस। और रोल्स लॉ कहता क्या है दैट टोटल प्रेशर विल बी इक्वल टू सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट्स, पीटी विल बी इक्वल टू पीए प्लस पीबी। और अगर ऐसा ना हो जो टोटल प्रेशर है वो पीए प्लस पीबी के इक्वल ना आए तो इसका मतलब वो क्या है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, रोल्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है। अब अगर इक्वल नहीं है तो दो ही ऑप्शन बचते हैं कि या तो बड़ा होगा या तो कम होगा। तो अगर टोटल प्रेशर बड़ा हो जाए एज कंपेयर टू पी ए प्लस पी बी तो हम इसे कहते हैं कि द सॉल्यूशन इज शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द रोल्स लॉ। ऑन द अदर हैंड अगर टोटल प्रेशर कम हो जाए देन इट इज शोइंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम द रोल्स लॉ। इसके पीछे का रीज़न क्या है? इसके पीछे का रीज़न है इंटरेक्शंस। अगर फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शंस बिटवीन सॉल्यूट और सॉल्वेंट सिमिलर हो जाए एज सॉल्यूट सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट तब हम कहते हैं कि वो एक आइडियल सॉल्यूशन है। और अगर इंटरेक्शंस कम हो जाए, कम का मतलब है वीकर हो जाए, तो हम कहते हैं कि पॉजिटिव डेविएशन है। देखो इंटरेक्शंस अगर वीक होंगी तभी तो वो इजिली वेपर्स में कन्वर्ट हो पाएगा ना, और वेपर्स में इजिली कन्वर्ट हो गया तो वेपर प्रेशर बढ़ गया, इसीलिए हमने पॉजिटिव डेविएशन कह दिया। और नेगेटिव में उल्टा हो जाएगा, इंटरेक्शन स्ट्रांग हो जाएगी। अगर इंटरेक्शन स्ट्रांग हुई तो क्या हुआ, वेपर में कन्वर्ट होना मुश्किल हो गया, तो एट दैट टेम्परेचर वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया। आइडियल सॉल्यूशन के लिए डेल्टा एच मिक्सिंग जो होगा, यानी कि मिक्सिंग के दौरान कुछ भी प्रोसेस हो रहा है, किसी की भी बॉन्ड टूट रही है, किसी की बॉन्ड बन रही है, उन सभी का जो एंथैल्पी का सम होगा डेट विल बी जीरो। जो सॉल्यूशन का होगा, जो सॉल्यूशन का डेल्टा एच, एच का मतलब है एंथैल्पी, जो सॉल्यूशन का एंथैल्पी होगा और बाकी सभी प्रोसेसेस का एंथैल्पी होगा वो इक्वल होगा, इसीलिए ओवरऑल चेंज ऑफ मिक्सिंग क्या होगा, जीरो होगा। जो डेल्टा वी मिक्सिंग होगा that will also be zero for the ideal solution. On the other hand पॉजिटिव के लिए दोनों पॉजिटिव, नेगेटिव के लिए दोनों ही नेगेटिव। डेल्टा एस मिक्सिंग की अगर हम बात करें तो ये हर तरह के सॉल्यूशन के लिए पॉजिटिव ही होगा, ग्रेटर देन जीरो ही होगा, क्योंकि जब भी सॉल्यूशन बन रहा है तो सराउंडिंग्स चेंज हो रही हैं। डेल्टा जी मिक्सिंग हर एक के लिए नेगेटिव ही होगा, क्योंकि अगर सॉल्यूशन बना इसका मतलब वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस था, एंड फॉर एवरी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस डेल्टा जी मिक्सिंग इज लेस देन जीरो यानी कि नेगेटिव। और नेक्स्ट इज एजोट्रॉप्स। एजोट्रॉपिक मिक्सचर्स क्या होते हैं कि जब हमने कहा हमारे पास नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या करेगा, डेविएशन शो करेगा। उस डेविएशन की वजह से अगर डेविएशन बहुत ज़्यादा वेरी लार्ज डेविएशन हो तो इन दैट केस एक कोई पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पर कंसंट्रेशन इस तरह से हो जाती है कि जितना मोल फ्रैक्शन लिक्विड फेस में है उतना ही मोल फ्रैक्शन वेपर फेस में है, जिसकी वजह से ऐसे सॉल्यूशंस को सेपरेट करना बाय द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन पॉसिबल नहीं होता। तो नो डिस्टिलेशन पॉसिबल, ऐसे सॉल्यूशंस को हम कहते हैं एजोट्रॉपिक मिक्सचर। दे आर ऑल्सो नोन एज कॉन्स्टेंट बॉइलिंग एजोट्रॉप्स। अब अगर हमारा सॉल्यूशन जो है वो नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा था तो उसे कहा जाएगा मैक्सिमम बॉइलिंग आइसोट्रोप। ऐसा क्यों? क्योंकि नेगेटिव डेविएशन का मतलब है वेपर प्रेशर में कमी आना। अगर वेपर प्रेशर में कमी आई तो हमें वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल लाने के लिए, बॉइलिंग पॉइंट लाने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा ना। इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया इसलिए मैक्सिमम बॉइलिंग आइसोट्रोप्स। सिमिलरली जो पॉजिटिव डेविएशन वाले होंगे वो कहलाएंगे मिनिमम बॉइलिंग आइसोट्रोप्स। तो अभी हम क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है आज का वो है कि इक्वल मास ऑफ अ सॉल्यूट आर डिसॉल्व्ड इन इक्वल मास ऑफ टू सॉल्वेंट्स ए एंड बी। सॉल्यूट सेम लिया गया है लेकिन सॉल्वेंट डिफरेंट लिए गए हैं ए और बी। आर फॉर्म्ड वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। द रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, देखो रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हमने पढ़ा है पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल्स टू काय सॉल्यूट, और इसी को हम लिख सकते हैं एन सॉल्यूट
अपॉन n सॉल्यूट प्लस n सॉल्वेंट। अब लेकिन फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन क्वेश्चन में गिवन है दैट जो सॉल्यूशन बनाए गए हैं वो बहुत डाइल्यूट है। फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस हम लोग क्या करते हैं, हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं n सॉल्यूट जो है इट इज़ वेरी वेरी लेस देन n सॉल्वेंट, जिसकी वजह से जो पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट रिलेटिव लोडिंग एंड वेपर प्रेशर है, इट कैन बी डायरेक्टली रिटन एज n सॉल्यूट अपॉन n सॉल्वेंट। ठीक है, आगे चलते हैं। The relative loading of vapor pressure for the solution B has twice the relative loading of vapor pressure for the solution A। अगर मैं solution A की बात करूं और यहाँ पर मैं solution B की बात करूं तो क्वेश्चन कह रहा है कि solution A का जो relative loading and vapor pressure है number of moles of solute by number of moles of A, that will it is twice the number of moles of solute by number of moles of B। यही कहा गया ना, रिलेटिव लोडिंग एंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ए जो है और सॉल्यूशन बी जो है, सॉल्यूशन बी का डबल है एस ए। तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैंसिल कर दूँ क्योंकि इक्वल मास कहा गया था। अगर इक्वल मास कहा गया था तो मतलब नंबर ऑफ मोल्स सेम है। तो यहाँ से आ गया 2/NA। यहाँ पर जो मैंने Na लिखा है एंड Nb लिखा है, इट इज रिप्रेजेंटिंग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट किसके इक्वल हो जाएंगे बेटा, गिवन मास weight of the A by molar mass of A, similarly weight of B by molar mass of B। अभी weight of A और weight of B को मैं कैंसिल कर सकती हूँ because they both are equal। कैसे पता, क्वेश्चन में गिवन था equal mass of two solvents। तो यहाँ से हम कंक्लूजन क्या निकालते हैं, that 2 into molar mass of A will be equal to molar mass of B। तो ऑप्शन B is the right answer। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि एन आइडियल सॉल्यूशन हैज टू कंपोनेंट्स ए एंड बी। ओके, ए इज मोर वोलेटाइल देन बी। क्वेश्चन में लिख के ही दिया है उसने, पी ए नोट इज ग्रेटर देन पी बी नोट। इसका मतलब जो वेपर प्रेशर ए का है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू बी। और ऑल्सो ये भी लिख के दिया है कि पी ए नोट जो है वो पी टोटल से भी ज़्यादा है। अगर पी ए नोट पी टोटल से भी ज़्यादा है तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं ना कि जब वेपर्स बने होंगे तो वेपर स्टेट में ए ज़्यादा होगा, ए इज ग्रेटर देन बी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जो ए होंगे वेपर स्टेट में वो ज़्यादा होंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी से, क्योंकि ए इज मोर वोलेटाइल। तो अगर ए मोर वोलेटाइल है तो वेपर फेस में मोल फ्रैक्शन भी ए का ज़्यादा होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ बी से। ठीक है, यानी कि अब सॉल्यूशन के अंदर जो हमारा ए है वो कम है और वेपर्स के अंदर ए ज़्यादा है। बाय ए जो होगा वो बड़ा होगा एक्स ए से, यानी कि वेपर्स जो ए के हैं वो ज़्यादा होंगे वेपर फेस में, मोल्स जो ए के हैं ज़्यादा होंगे वेपर फेस में एज कम्पेयर टू इन द लिक्विड फेस। इस बात को हम ऐसे भी देख सकते हैं कि हमें पता है कि जो वाई ए इंटू पी टी होता है वो किसके इक्वल होता है, पी ए के इक्वल होता है। और जो पी ए है वो किसके इक्वल है, पी ए नोट और एक्स ए के इक्वल है ना। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है पी ए नोट इज ग्रेटर देन पी टोटल। मैं तो इसको ऐसे लिख सकती हूँ कि वाई ए अपॉन एक्स ए इज इक्वल्स टू पी ए नोट अपॉन पी टी। अगर पी ए बड़ा है पी टोटल से, पी ए अगर बड़ा है पी टोटल से, इसका मतलब ये जो फ्रैक्शन है दिस फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन 1। तो इसका मतलब वाई ए अपॉन एक्स ए इज ग्रेटर देन 1 और वी कैन से दैट वाई ए इज ग्रेटर देन एक्स ए। आई होप इट इज क्लियर दोनों तरह से ही, अगर हम नॉर्मली थियोरेटिकली देखें तब भी और मैथमेटिकली देखें तब भी। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द सॉरी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। वाई ए बड़ा है ना एक्स ए से, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। At 25 degree Celsius, the vapor pressure of pure liquid A is okay. PA नोट आपको क्वेश्चन में गिवन है 100 टोर एंड PB नोट आपको क्वेश्चन में गिवन है 40 टोर। क्वेश्चन में कहा गया है कि द वेपर प्रेशर एट 25 डिग्री सेल्सियस द सॉल्यूशन कंटेनिंग 20 ग्राम ऑफ द ईच। वेट ऑफ ए गिवन है आपको 20, वेट ऑफ बी गिवन है आपको 20, दोनों 20 गिवन है। मोलर मास ऑफ ए गिवन है 40 एंड मोलर मास ऑफ बी गिवन है 80।
ठीक है, तो बेटा टोटल प्रेशर निकालने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, दैट काई ए पी ए नोट प्लस काई बी पी बी नोट। ठीक है, तो काई ए यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कितना आ जाएगा, इन दोनों को डिवाइड कर दूँ 1/2 यानी कि 0.5। दिस इज 0.5 प्लस ये कितना आएगा 1/4 यानी कि 0.025। सिमिलरली मैं इसको ऐसे लिख लेती हूँ 0.25, 0.25। तो ये आपका आ गया, जो काई ए आपका आया वो है 0.5 अपॉन 0.75 और काई बी जो आ जाएगा वो आपका कितना हो जाएगा 1 माइनस काई ए। सिंपल अगर लिखूँ मैं तो मैं इसको कटिंग करके यहाँ पर 50, तो 25 इंटू 2 50 एंड 3 2/3, तो ये आपका क्या हो जाएगा, दिस विल बी 1/3। सो यहाँ से 2/3 इंटू 100 प्लस काई बी कितना है 1/3 इंटू पी नोट 40। दिस इज 1/3, 200 प्लस 40 यानी कि 240/3 और सिंपली 84। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे चल सकते हैं, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19। टू लिक्विड्स ए एंड बी फॉर्म आइडियल सॉल्यूशंस। At 300 Kelvin, the vapor pressure of solution containing 1 mole of A and 3 moles of B is 500 mmHg। ठीक है, मैं इसको ऐसे लिख दूँ कि टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे ना, 1 + 3 = 4। तो P total इज इक्वल्स टू काई ए पी ए नोट प्लस काई बी पी बी नोट यानी कि 1/4 पी ए नोट प्लस 3/4 पी बी नोट इज इक्वल्स टू 550। और इसको और सिंप्लीफाई करूँ तो 550 इंटू 4 इज इक्वल्स टू पी ए नोट प्लस पी बी नोट। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। आगे देखिए, एट द सेम टेम्परेचर इफ वन मोर मोल ऑफ बी इज एडेड टू दिस सॉल्यूशन। अगर एक और मोल ऐड कर दिया, अगर एक और मोल ऐड कर दिया तो एन ने तो अभी भी 1 है और एन भी कितना हो गया 3 + 1 4 हो गया, जिसकी वजह से जो टोटल मोल्स हैं वो कितने हो गए 4 + 1 5 हो गए। तो अब मेरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, उसने कहा है कि 1 मोल बी का ऐड करने से जो टोटल प्रेशर है वो 10 mmHg बढ़ गया। अगर वो 10 mmHg बढ़ गया यानी कि अब टोटल प्रेशर 160 हो गया, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 1/5 पी ए नोट प्लस 4/5 पी बी नोट। तो यहाँ से इक्वेशन बन गई 560 इंटू 5 इक्वल्स टू पी ए प्लस 4 पी बी नोट। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2। मैं क्या करती हूँ 2 - 1 कर देते हैं। 2 - 1 करने से क्या हो जाएगा, ए से ए तो खत्म हो जाएगा, ये आ जाएगा 560 इंटू 5 माइनस 550 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 4 पी बी नोट माइनस पी बी नोट यानी कि ये आपका आ गया 3 पी बी नोट। दिस 3 पी बी नोट विल बी इक्वल टू, ये हमारे पास आएगा 28 माइनस 220। यहाँ जी ये आपके पास आ गया 603 पी बी नोट। आई थिंक आई डिड मिस्टेक हेयर, यहाँ पर 3 था तो ये भी 3 होगा, 4 - 3 1 आएगा। तो यहाँ पर ये रहा आपका पी बी नोट, वो कितना आ गया 600। तो अगर पी बी नोट 600 है तो मुझे आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, ये ऑप्शन एलिमिनेट ये ऑप्शन एलिमिनेट, ये तो कुछ था ही नहीं, ऑप्शन ए राइट आंसर। देखो आपको चेक करना पड़ेगा एक बार कि नन भी तो हो सकता था, हो सकता है कि ए आपका 400 ना आए, तो वो आप एक बार चेक कर सकते हैं। आप इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में कहीं पर भी वैल्यू पुट कीजिए और वेरीफाई कीजिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ पढ़ते हैं। Two liquids A and B have vapor pressure in the ratio PA naught upon PB naught is equals to 1:3 at a certain temperature. Assume A and B form an ideal solution and the ratio of number of moles of A and number of moles of B will be 4:3. Then the mole fraction of B in the solution at the same temperature is.
ठीक है बेटा, देखो पी ए नोट और आपको पी बी नोट दिया होगा 1/3 और सिंपली पूछा क्या क्या है हमसे 4/3। अभी क्वेश्चन में आप अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर वेपर फेस लिखा है और पूछा किसमें क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ पी इन द सॉल्यूशन फेस। हमें दे दिया है वेपर फेस का मोल फ्रैक्शन, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स की जगह मोल फ्रैक्शन लिखेंगे और वेपर फेस में मोल फ्रैक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं y से, ये गिवन है और पूछा है हमसे xp। तो बेटा हमें पता है दैट वाई ए पी टी विल बी इक्वल टू पी ए, सिमिलरली वाई बी पी टी विल बी इक्वल टू पी बी, पी टी से कैंसिल, ये आ गया आपका दिस इम्प्लाइज वाई ए अपॉन वाई बी इज इक्वल्स टू पी ए किसके इक्वल होता है, पी ए नॉट एक्स ए पी बी नॉट एक्स बी। ठीक है, अब पी ए नोट और पी बी नोट हमें गिवन है 1/3, तो सीधा पुट करते हैं 1/3 एक्स ए अपॉन एक्स बी, और वाई ए वाई बी भी गिवन है 4/3, तो 4/3 इज इक्वल्स टू 1/3। हमें चाहिए सिर्फ और सिर्फ एक्स बी, तो हम एक्स ए को इन टर्म्स ऑफ एक्स बी लिख देते हैं। मोल फ्रैक्शन का सम कितना होता है 1, तो इसका मतलब एक्स बी विल बी इक्वल टू 1 माइनस एक्स है ना, और आई कैन से दैट एक्स ए इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी। मैं इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देती हूँ 1 माइनस एक्स बी अपॉन एक्स बी, इससे इसको कैंसिल कर दीजिए, आपके पास आ गया 4 एक्स बी प्लस एक्स बी इज इक्वल्स टू 1, यानी कि एक्स बी इज इक्वल्स टू 1/5। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि टू लिक्विड्स ए एंड बी हैव पी ए अपॉन पी बी नोट in the ratio 1:3 already given है। The ratio of number of moles of A in the liquid phase, number of moles given है A के और B के in the ratio 1:3। Then mole fraction of A in the vapor phase, YA निकालना है हमें। ठीक है, तो देखो बेटा हम लोग इसको यूज करते हुए XA और XB निकाल सकते हैं ना, XA और XB निकाल सकते हैं। कितना हो जाएगा, वो भी 1/3 ही हो जाएगा, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ मोल्स 4 हो जाएंगे ना। देखिए एक्स ए किसके इक्वल हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए को क्या लिख देती हूँ, लेट इट बी एक्स, तो वो 1x हो गया। दूसरा क्या हो गया 1x प्लस 3x, कितना आ गया 1/4 ही आ गया ना ये। सिमिलरली जो एक्स बी होगा वो कितना आ जाएगा 3/4, तो रेशियो कितना आ गया एक्स बी का 1/3 ही आ गया। तो अभी फिर से जब पिछला जो रिलेशन था वही यूज करते हैं, दैट वाई ए अपॉन वाई बी विल बी इक्वल टू पी ए नोट पी बी नोट एक्स ए और एक्स बी। हमें इस पर काम करना है, तो वाई ए को वाई ए रखती हूँ मैं यहाँ पर, वाई बी को लिख सकती हूँ 1 माइनस वाई ए, तो यहाँ से पी ए नोट 1/3 है, एक्स ए और एक्स बी भी 1/3 है, तो यहाँ से ये हमारे पास आ गया 1/9। तो वाई ए इज इक्वल्स टू 9 वाई ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस वाई ए, यानी कि 10 वाई ए इज इक्वल्स टू 1, यानी कि वाई ए इज इक्वल्स टू 1/10, जिसको हम 0.1 रिपोर्ट कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि बेस्ड ऑन द गिवन डायग्राम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द होमोजेनियस सॉल्यूशन ऑफ टू वॉलेटाइल लिक्विड्स आर करेक्ट। आपको एक डायग्राम गिवन है, डायग्राम को देखते हुए हमें स्टेटमेंट्स पढ़नी है और फिर एनालाइज करना है कि वो करेक्ट है या नहीं। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि प्लॉट्स ए डी एंड बी सी शो द रोल्स लॉ इज ओबेड फॉर द सॉल्यूशन in which B is a solvent and A is a solute, and as well as for that in which A is solvent and B is solute। देखिए अगर मैं एक ग्राफ ड्रॉ कर रही हूँ, यहाँ पर मैंने अज्यूम किया है कि x इज इक्वल्स टू 1 है और यहाँ पर मैं अज्यूम कर रही हूँ कि x b इज इक्वल्स टू 1 है। यहाँ पर A इधर पॉइंट है और C पॉइंट ये है, तो C पॉइंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, वो पी ए नोट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा ना। और C से जब हम यहाँ पर पॉइंट P पर आ रहे हैं तो वो किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, वो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए को रिप्रेजेंट कर रहा है।
तो यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है, और जो यहाँ पर डी है, डी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पीबी नोट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एडी जो होगा वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, पीबी को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो यही कहा गया है कि प्लॉट एडी जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और प्लॉट बीसी जो है वो ए सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, विच इज ट्रू। दैट्स वाई जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो तो ट्रू हो गई। अगर फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है तो मैं ऑप्शन बी को एलिमिनेट कर सकती हूँ फॉर नाउ। ठीक है, आगे चेक करते हैं। Plot CD shows that Dalton's law of partial pressure is obeyed by the binary solution of component A and B. CD, ये जो ग्राफ है CD यहाँ पर, तो ये इसी बात को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये तो टोटल प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, PT इज इक्वल्स टू PA प्लस PP। डाल्टन लॉ भी इसी के बारे में बात करता है। डाल्टन लॉ वेपर फेज के बारे में बात करता है, दैट टोटल इनटू Y इज इक्वल्स टू PA। तो ये इसको फॉलो कर रहा है, दैट्स वाई स्टेटमेंट सेकंड भी ट्रू है। अगर स्टेटमेंट सेकंड भी ट्रू है तो इसका मतलब ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो गया। बट स्टिल हम एक बार ये देख लेते हैं थर्ड स्टेटमेंट। EF plus EG is equals to EH and AC and BD corresponds to the vapor pressure of the pure solvents A and D को तो हमने भी अब देख लिया ना कि AC तो PA नोट को रिप्रेजेंट कर रहा है और BD PP नोट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको चेक करते हैं कि EF plus EG जो है वो EH को रिप्रेजेंट कर रहा है, हम ये चेक करते हैं। तो देखिए जो EH है वो एक्चुअल में है क्या, यहाँ पर ये H पॉइंट है, यहाँ पर हमारे पास G पॉइंट है, ये F पॉइंट है और ये E पॉइंट है। जो EH है वो कौन से लाइन पर है, जो टोटल प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रही थी, यानी कि जो EH है वो क्या है, PT है। और EF अगर हम ध्यान से देखें वो कहाँ पर लाइक कर रहा है, AD लाइन पर लाइक कर रहा है, और AD लाइन हमें क्या बता रही थी, PP बता रही थी। हम PP लिख सकते हैं किसको, EF को। सिमिलरली जो AG है वो PA बता रहा है, तो ये क्या हो गया, रोल्स लॉ ही तो हो गया। तो यानी कि स्टेटमेंट थर्ड भी ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, which represents correct difference when non-volatile solute is present in an ideal solution। अगर हम किसी आइडियल सोल्यूशन बना रहे हैं जिसके अंदर हमारा जो सोल्यूट है वो नॉन वोलेटाइल है, तो इनमें से कौन सा ग्राफ करेक्ट होगा। पहले हम एक बात को समझते हैं कि अगर हमारा सोल्यूट नॉन वोलेटाइल है, सोल्यूट अगर नॉन वोलेटाइल है तो ये क्या करेगा, देखिए सरफेस पर स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, जिसकी वजह से जो नीचे प्रेजेंट सॉल्वेंट थे जो कि वोलेटाइल इन नेचर है उनका रास्ता ब्लॉक कर रहा है। अब वो ब्लॉक हो गए तो स्केपिंग टेंडेंसी क्या हो गई, कम हो गई। स्केपिंग टेंडेंसी कम तो मतलब वेपर प्रेशर कम, वेपर प्रेशर कम तो मतलब बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा। ये देखा था ना, जब नेगेटिव डेविएशन होती है तो क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। सिमिलरली यहाँ पर अगर वेपर प्रेशर कम हुआ है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यानी कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है किसका, सॉल्यूशन का, वो ज़्यादा होता है किससे, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट से। पानी में अगर चीनी घुलती जाए तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। तो जो ऑप्शन थर्ड है वो तो करेक्ट दिख रहा है ना, ऑप्शन थर्ड यही तो कह रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट जो सॉल्यूशन का है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। अगर थर्ड करेक्ट है तो मैं ऑप्शन डी को एलिमिनेट कर देती हूँ। आगे चेक करो, सेकंड देखो, सेकंड में क्या हो रहा है, डेल्टा एच की बात हो रही है। इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, कि हम अगर वेपर्स बना रहे हैं, चाहे हम सॉल्वेंट से बनाएं चाहे हम सॉल्यूशन से बनाएं, जो इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन है वो सेम रहेगी, ये कहना चाह रहा है ये ग्राफ। और ये बात बिल्कुल ठीक है, इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन सेम रहेगी। क्यों, क्योंकि वेपर्स तो बन ही एक्चुअल में सॉल्वेंट के रहे हैं ना। यहाँ पर जो प्रेजेंट सॉल्यूट है वो तो नॉन वोलेटाइल है, इसीलिए उसके वेपर्स तो बन ही नहीं रहे हैं। वेपर्स बन किसके रहे हैं, सिर्फ उससे सॉल्वेंट के ही बन रहे हैं, तो इसीलिए जो इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन है वो तो सेम ही रहने वाली है। तो ऑप्शन सेकंड भी करेक्ट है। तो अगर ऑप्शन सेकंड भी करेक्ट है तो हम बी को भी एलिमिनेट कर देते हैं। अब अच्छा ए, यानी कि फर्स्ट को चेक करना ही पड़ेगा। फर्स्ट को चेक करने के लिए आप ये देखो बेटा, हमने ये बात कही थी कि जब भी सोल्यूशन बनेगा तो डेल्टा एस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा, यानी कि डेल्टा एस बढ़ जाएगा। तो अगर सॉल्वेंट का डेल्टा एस इधर है तो ऊपर की तरफ मैं इंक्रीज कर रही हूँ, तो यानी कि सॉल्यूशन का तो यहाँ पर रहेगा, ऊपर रहेगा, और जो वेपर्स होते हैं उसका और ऊपर रहता है।
वेपर्स में तो एंट्रोपी और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी ना, गैसियस स्टेट में एंट्रोपी इंक्रीज हो जाती है, तो वेपर्स में और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो यानी कि ये ग्राफ जो बना है ये ठीक है, तो ऑप्शन ए इज अवर करेक्ट आंसर। अब यहाँ से हम एक बात और कंक्लूड कर सकते हैं कि जो गैप है बिटवीन वेपर एंड सॉल्वेंट, डेल्टा एस का जो गैप है बिटवीन वेपर एंड सॉल्वेंट, वो क्या है, ज़्यादा है एज कंपेयर टू गैप बिटवीन वेपर एंड सॉल्यूशन। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 24, करेक्ट द select correct statements. Solution has more molecular randomness than a pure solvent. हाँ, हमने अभी भी देखा कि जो डेल्टा एस होता है वो पॉजिटिव होता है फॉर सॉल्यूशन, फॉर एनी सॉल्यूशन, तो इसका मतलब मॉलिकुलर रैंडमनेस वहाँ पर ज़्यादा है। एस का मतलब रैंडमनेस ही है ना, एंट्रोपी। द एंट्रोपी चेंजेस बिटवीन द सॉल्यूशन एंड द सॉलिड इज लार्जर देन द एंट्रोपी चेंजेस बिटवीन प्योर सॉल्वेंट एंड द सॉलिड्स। यहाँ पर वो कहना चाह रहा है कि द एंट्रोपी चेंजेस बिटवीन द सॉल्यूशन एंड सॉलिड is larger than the entropy change between pure solvent and the solid. तो सही बात कह रहा है कि सॉल्यूशन और सॉलिड के बीच में जो एंट्रोपी का चेंज होगा वो ज़्यादा होगा एज कंपेयर लार्जर देन द एंट्रोपी चेंजेस बिटवीन द प्योर सॉल्वेंट एंड द सॉलिड। ऑप्शन बी क्या है कि हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ सॉल्यूशन एंड सॉल्वेंट आर सिमिलर, ये हमने अभी अभी देखा था, क्योंकि सेम ही तो कंपाउंड जो होगा वेपर्स में कन्वर्ट होगा, तो इसलिए बी ऑप्शन भी ठीक है। ए ठीक है, बी ठीक है, तो सी भी ठीक ही होगा, तभी तो डी करेक्ट हो सकता है। सॉल्यूशन कंटेनिंग शुगर फ्रीजेज एट लोअर टेम्परेचर, यस, अगर हम किसी भी सॉल्वेंट के अंदर क्या कर देते हैं, कोई सोल्यूट ऐड कर देते हैं जो कि नॉन वोलेटाइल इन नेचर है, तो उसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, और अगर वेपर प्रेशर कम हो गया तो फ्रीजिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। ध्यान रखना, वेपर प्रेशर कम होने से बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो बढ़ जाता है, लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है। हम जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं वहाँ पर हम यही पढ़ते हैं ना, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, सभी स्टेटमेंट्स ठीक हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हीट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड फॉर अ सॉल्यूशन आर सिमिलर, फिर से वही स्टेटमेंट है जो हमने पिछले क्वेश्चन में देखी, तो स्टेटमेंट करेक्ट है। बी स्टेटमेंट, एंट्रोपी चेंज बिटवीन सॉल्यूशन एंड वेपर इज स्मॉलर देन द एंट्रोपी चेंज बिटवीन प्योर सॉल्वेंट एंड वेपर, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो जाएं, लेकिन आप ध्यान से देखना, यहाँ पर सॉल्यूशन एंड वेपर कहा है, सॉल्यूशन और वेपर के केस में स्मॉलर होगा, लेकिन पिछले क्वेश्चन में क्या था, सॉल्यूशन एंड सॉलिड था, इस केस में ये लार्जर होगा। हमने पीछे यही तो देखा था ना, इस वाले में वेपर और सॉल्यूशन को कंपेयर किया था, तो ये इस केस में कम आ रहा था एज कंपेयर टू सॉल्वेंट एंड वेपर। तो सॉल्यूशन और वेपर का जो एंट्रोपी चेंज है वो कम होगा एज कंपेयर टू वेपर एंड सॉल्वेंट, लेकिन अगर हम सॉलिड की बात करेंगे तो सॉलिड के केस में सॉल्यूशन वेपर का ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू सॉल्वेंट एंड सॉलिड। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन इज लार्जर, ये अभी हमने डिस्कस किया पिछले ग्राफ वाले क्वेश्चन को ही स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख कर दे दिया है, तो ऑल आर करेक्ट, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द वेपर प्रेशर curves for the same solute in the same solvent are shown below. The curves are parallel to each other and do not intersect. The concentration of the solutions are in the order. देखो बेटा, यहाँ पर टेम्परेचर रिप्रेजेंट किया गया है एक्स एक्सिस पर और वेपर प्रेशर रिप्रेजेंट किया गया है वाई एक्सिस पर। हमें देखना ये है कि क्या हो रहा है, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि अगर मैं वेपर प्रेशर देखूँ ग्राफ के कोरस्पॉन्डिंग, तो फर्स्ट का वेपर प्रेशर ज़्यादा है एज कम्पेयर टू सेकंड, और सेकंड का ज़्यादा है एज कम्पेयर टू थर्ड। अब हमें पता है कि जैसे जैसे हम सॉल्यूट ऐड करते हैं, सॉल्यूट को ऐड करने से, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बढ़ाने से वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, हमने अभी यही देखा था। ठीक है, तो इसका मतलब जो कंसंट्रेशन रही होगी वो किसकी ज़्यादा रही होगी, थर्ड की, देन सेकेंड और फिर फर्स्ट। तो ऑप्शन ए शुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट कंपोजिशन डायग्राम ऑफ द liquid vapor equilibrium for A and B is shown in the figure. If a binary liquid mixture of A and B is distilled fractionally,
विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द करेक्ट ऑब्जर्वेशन। हम लोगों को एक ग्राफ दिया गया है जहाँ पर वाई एक्सिस टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रही है और एक्स एक्सिस कंपोजिशन को रिप्रेजेंट कर रही है। और क्वेश्चन में पूछा ये गया है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू होगी। तो पहले तो हम ग्राफ को अगर हम एनालाइज करें तो हम देख सकते हैं कि ये एक्स ए है, तो इसका मतलब यहाँ पर ये पी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और क्या कर रहा है, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये वाला पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इस बार पी ए नोट और पी बी नोट मत कर देना, क्योंकि टेम्परेचर बताया गया है, वेपर प्रेशर नहीं बताया गया। तो यहाँ से हम ये बात लिख सकते हैं दैट बॉइलिंग पॉइंट जो बी का है वो ज़्यादा है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए से। और अगर बी का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है तो इसका मतलब वो बॉयल होना नहीं चाहता, और ए का बॉइलिंग पॉइंट कम है, इसका मतलब वो इजीली बॉयल होकर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो इजीली वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा उसको डिस्टिलेट कर लिया जाएगा। तो डिस्टिलेट कौन होगा, डिस्टिलेट ए होगा। तो बचेगा कौन सॉल्यूशन के अंदर, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, दैट इज रेसिड्यू। रेसिड्यू कौन होगा, बी होगा। अब स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं। कॉम्पोजिशन ऑफ द स्टिल यानी कि रेसिड्यू विल अप्रोच प्योर लिक्विड बी ओनली। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, द कॉम्पोजिशन ऑफ द डिस्टिलेट विल अप्रोच प्योर ए ओनली। The composition of distillate and residue will approach pure A and B respectively. अब देखो, स्टेटमेंट ए भी ठीक थी, स्टेटमेंट बी भी ठीक थी, और स्टेटमेंट सी भी ठीक है, लेकिन हमें अगर एक ही ऑप्शन चूज करना है तो हम मोर अप्रोप्रिएट चूज करेंगे। जो ऑप्शन सी है वो दोनों स्टेटमेंट का सम है कि कंपोजिशन ऑफ डिस्टिलेट तो ए होगा, हमने अभी भी देखा डिस्टिलेट ए ही बनेगा क्योंकि उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम है। बॉइलिंग पॉइंट कम तो वेपर प्रेशर ज़्यादा, तो इसलिए अवर करेक्ट ऑप्शन विल बी सी। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एन एसिडोप मिक्सचर ऑफ वाटर एंड इथेनॉल इज लेस देन दैट ऑफ बोथ वाटर एंड इथेनॉल। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमने वाटर और इथेनॉल का, वाटर प्लस इथेनॉल का एक एजोट्रॉप हमें मिला है। अब एजोट्रॉप अगर मिला है तो वो तो या तो वो पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा होगा या फिर नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा होगा। अगर वो पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा होता तो वो क्या बनाता, मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप बनाता, और अगर वो नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है तो वो मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप बनाता। अभी क्वेश्चन में कहा है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एजोट्रॉपिक मिक्सचर ऑफ वाटर एंड इथेनॉल इज लेस देन। लेस मतलब कम, कम का मतलब मिनिमम, मिनिमम का मतलब पॉजिटिव डेविएशन। तो ऑप्शन बी शुड बी द राइट आंसर, जहाँ पर लिखा गया है कि द मिक्सचर विल शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द रोल्स लॉ। ओके, दिस इज एक, ये तो इजी बनता है ना। नेक्स्ट देखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ अ सॉल्यूशन फ्रॉम टू कंपोनेंट्स कैन बी कंसिडर्ड एज। अगर प्योर सॉल्वेंट को तोड़ने में जो एनर्जी यूज़ हो रही है वो डेल्टा T1 है, डेल्टा H1 है। अब हो सकता है कि एनर्जी एब्जॉर्ब हुई हो और ये भी हो सकता है कि एनर्जी रिलीज हुई हो, वो हमारा कंसर्न नहीं है। सिमिलरली फॉर द प्योर सोल्यूट डेल्टा H3 है, और जब इन दोनों से मिलकर सोल्यूशन बन रहा है तो डेल्टा H3 है। हमारा कंसर्न सिर्फ इतना है कि जब भी आइडियल सॉल्यूशन बनेगा तो जो सॉल्यूशन की एनर्जी होगी, एंथैल्पी होगी, वो सबके सम के बराबर होगी। ये आपस में चाहे नेगेटिव रही हो चाहे पॉजिटिव रही हो, डजेंट मैटर, इन सब का सम जो होगा वो डेल्टा एच सॉल्यूशन के बराबर होगा। तभी तो जब हम इन दोनों को माइनस करते हैं वो क्या आता है, जीरो आता है, डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो आता है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर वन, मिक्सचर ऑफ 1 मोल ऑफ एक्स, एक्स का मोल दिया हुआ है 1 विथ पी एक्स नॉट 150 एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाई गिवन है आपको 2 विथ पी वाई नॉट 300 और पी टोटल भी गिवन है 240। तो पूछ रहा है कि कौन सी डेविएशन हुई है। डेविएशन चेक करने के लिए मैं पी टोटल निकाल लेती हूँ, ये तो एक्सपेरिमेंटल हो गया ना, मैथमेटिकल निकाल लेते हैं। तो क्या होता है, पी ए नॉट काई ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी। पी ए नॉट कितना हो जाएगा 150 और एक्स ए कितना हो जाएगा 1/1 + 2 यानी कि 3। सिमिलरली 300 इंटू 2/3, तो ये बेटा आपका आ गया 150 + 600 इंटू 1/3, 750 इंटू 1/3, 650 250
250 आना चाहिए था, लेकिन आ कितना रहा है 240, यानी कि कम आ रहा है। और अगर कम आ रहा है तो इसका मतलब जो पीटी है वो क्या है, लेस देन पीए प्लस पीपी है। इसका मतलब डेविएशन कैसी हुई है, नेगेटिव हुई है, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, जहाँ पर नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम द रोल्स लॉ। आई होप क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 30 तक सभी क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। और अगर कोई क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ है, किसी में कोई डाउट है, तो यू कैन कमेंट डाउन, आप लोग कमेंट में अपना डाउट बता सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 to 45। गुड नाइट।